गुड आफ्टरनून टू एवरीवन बेटा। आज मैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, कल हमने प्रीवियस क्लास में हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी किडनी की, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस पढ़ा था, बट आज नेफ्रॉन के बारे में क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी and approximately 1 million nephrons are present in each kidney per kidney लिखा है ना। each nephron के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वस्कुलर कंपोनेंट जो ब्लड वेसल्स से मिलके बना होता है, जो ट्यूबुलर के अंदर ट्यूब इन्वॉल्व होती है ना। ठीक है, दो अब ट्यूबुलर कंपोनेंट आप देख सकते हैं। PCT, Henle's loop, DCT, collecting duct, these all are the tubular components. तो अगर हम देखते हैं ट्यूबुलर कंपोनेंट हॉलो फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स होती है, ये खाली ट्यूब्स होती है ठीक है। और क्या क्या चीजें आती है इसमें? बोमन्स कैप्सूल आता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज नहीं बोला मैंने, बोमन्स कैप्सूल बोला है। फिर पीसीटी है, हैनलीज लूप है जिसका डिसेंडिंग लिम्फ है थिन वाली, असेंडिंग लिम्फ है थिन एंड थिक दोनों। ठीक है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट्स है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये सारे के सारे ट्यूबुलर कंपोनेंट के अंदर आते हैं। क्लियर है सभी को ये बातें? यस, क्लियर है बेटा सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर बोमन्स कैप्सूल जो है ये एक्सपैंडेड डबल वॉल इन्वेजिनेशन है, ये डबल वॉल होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, इनर आउटर पैराइटल इनर विसरल वॉल होती है ना। तो वुमेन्स कैप्सूल जो होता है डबल वॉल इन्वेजिनेशन होता है, दैट कप्स अराउंड द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस के चारों तरफ होता है। ग्लोमेरुलस के टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसके चारों तरफ ही तो वुमेन्स कैप्सूल होता है, टू कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, किस लिए है ये? कलेक्ट करने के लिए फ्लूइड को फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। बोमन्स कैप्सूल से फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल फिल्टर्ड फ्लूइड पासेज इनटू पीसीटी। पीसीटी जो है वो एंटायरली कॉर्टेक्स के अंदर होता है। फ्रॉम पीसीटी फ्लूइड पासेज इनटू लूप ऑफ हेनली। ठीक है, लूप ऑफ हेनली क्या होता है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और हेयर पिन लूप होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनली जो है वो मेड्यूला के अंदर डिप कर रहा होता है, ऊपर कॉर्टेक्स में होता है, नीचे मेड्यूला के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? लूप ऑफ हेनली डिसेंडिंग लिम्फ जो है उसकी, लूप ऑफ हेनली की वो कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जा रही है, और असेंडिंग लिम्फ जो है वो पास हो रही है मेड्यूला से वापसी कॉर्टेक्स में। असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली फॉर्म डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल, आगे वो जाके वो डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल बनाती है जो कॉर्टेक्स के अंदर होता है। यू कैन सी द डायग्राम ओवर हेयर, इट इज द डिसेंडिंग लिम्फ। यहाँ पे कॉर्टेक्स है स्टार्टिंग में, देन मेड्यूला है नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर कॉर्टेक्स में जा रही है ये, फिर डीसीटी है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। क्लियर है सबको? यस बेटा, क्लियर है सबको? यस मैम। देन नेफ्रॉन, ये तो ट्यूबुलर कंपोनेंट है। वस्कुलर कंपोनेंट क्या है? डोमिनेंट पार्ट इज ग्लोमेरुलस। वस्कुलर कंपोनेंट में क्या है? ग्लोमेरुलस, दैट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, है ना। टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज इसके अंदर है तो इसका नाम रखा गया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। यस मैम।
ऑफ फ्लूइड या सॉल्यूट फिल्टर होता है यहाँ पे ब्लड से, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर फ्लूइड यहाँ से पहले ब्लड से फिल्ट्रेट बन जाता है, फिर आगे जाके सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है जिसमें वापसी चीजें ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है। सी these red are the glomerulus या vascular component here afferent arteriole and efferent arteriole both are there। afferent जो है अंदर जा रही है, efferent बाहर निकल रही है। glomerulus capsule, glomerulus and then PCT। और ये जो साइड साइड में थोड़े थोड़े सेल दिख रहे हैं, they are the podocyte cells। क्लियर है सबको? यस मैम। रेनल आर्टरीज होती है जो एफरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट होती है, फिर वो ग्लोमेरुलस में जाते हैं, फिर इफरेंट आर्टरियोल निकलते हैं, फिर कैपिलरीज नेटवर्क निकलता है जो सप्लाइंग नेफ्रॉन्स है, पार्टिकुलेट कैपिलरीज होती है, फिर रेनल वेन होती है। देखो मैं बताती हूँ ये क्या बता रहे हैं, सीरीज ऑफ ब्लड वेसल इन द किडनी, ठीक है। बता रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मैम। ठीक है, सबसे पहले रेनल आर्टरीज होती है, आर्टरीज आती है जो रेनल के पास आती है उसे रेनल आर्टरी बोलेंगे। वो हमारी एफरेंट आर्टरियोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। रेनल आर्टरी जो है हमारी एफरेंट आर्टरियोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो ग्लोमेरुलस में घुसी, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरियोल निकल गया। अब इफरेंट आर्टरियोल से कैपिलरीज है जो कि आप लोग को ध्यान हो, देखो मैं ऊपर वाले डायग्राम में दिखाती हूँ अगर हुआ तो, नहीं इसमें नहीं है। ये जो पीसीटी, हैनलीज लूप, डीसीटी के अराउंड एक गुच्छा सा नहीं था, कल की मैंने क्लास में दिखाया था, दैट इज कैपिलरीज। जो इफरेंट के से निकल रही है, कैप जो नेफ्रॉन को, इन्हें पेरिबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। यस, मैं आप लोग को बता रही थी कि इफरेंट निकलने के बाद ये कैपिलरी नेटवर्क हो जाता है जो पीसीटी, डीसीटी, हैनलीज लूप के चारों तरफ होता है, जहां से जब यूरिन फॉर्मेशन होती है तो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होती है, ठीक है। अगर ब्लड ही नहीं होगा आसपास तो क्या एक्सचेंज होगा, क्या प्यूरिफाई होगा ब्लड, ठीक है। देन फिर वो रेनल वेन बन जाती है और फिर किडनी से निकलती है जो हीट है, और वहीं से ही वेन्स बाहर निकल रही है किडनी। क्लियर है सबको? वस्कुलर कंपोनेंट, यस मैम। तो जो और बना रही है क्या, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। समझ में आ रहा है? रेनल आर्टरी किसके थ्रू एंटर कर रही है? ऊपर देखो, एफरेंट आर्टरियोल जो सप्लाई हो रही है हर एक न्यूरॉन के अंदर। एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को कैपिलरीज रीजॉइन टू फॉर्म अनदर आर्टरियोल दैट इज efferent arteries go to the efferent arteriole। efferent arteriole gives second set of capillaries, the peritubular capillaries। peritubular capillaries क्या होती है? जो ट्यूब्स है ना, पीसीटी, डीसी, हैनलीज लूप, इनके साथ साथ चलती है, ठीक है। तो इनके अंदर चली जाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, विच सप्लाई द रेनल टिश्यू, जो रेनल के टिश्यूज इन एक्सचेंज विद ट्यूबुलर सिस्टम। ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर, ट्यूबुलर सिस्टम कौन सा? पीसीटी, हैनलीज लूप एंड डीसीटी। कैपिलरीज रीजॉइन टू आपस में ज्वाइन होती है। जब मैंने पिछली बार आपको डायग्राम दिखाया था, गुच्छा सा था आपस में ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइन होगी और वेन में कन्वर्ट होगी और वेन से वहां से निकल जाएगी। तो दिस इज द वस्कुलर कंपोनेंट। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यस मैम। व्हाट आर वस्कुलर कंपोनेंट्स? ठीक है, नाउ नेफ्रॉन्स। दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं बेटा, ठीक है। दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय लोकेशन एंड लेंथ ऑफ देयर स्ट्रक्चर। कि वो, ठीक है, उस बेसिस पे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर है? लोकेशन एंड लेंथ ऑफ देयर स्ट्रक्चर।
जक्स्टा मेडुलरी एंड कॉर्टिकल, नाम से पता चल रहा है जक्स्टा मेडुलरी, एक तो मेडुलरी के पास होगा, एक कॉर्टेक्स के पास होगा। यहाँ पे दो नेफ्रॉन दिखाए हुए हैं जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, फिर आगे रेनल पेल्विस के थ्रू यूरिन बाहर निकल के यूरेटर में जा रहा है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, पीसीटी डीसीटी, हेनलीज लूप होता है इसमें। और इसके अलावा आपने क्या पढ़ा बेटा कि वस्कुलर कंपोनेंट कौन सा, ट्यूबुलर कौन सा है, और इनके अंदर जो है ब्लड की सप्लाई पड़ी है। ठीक है, यस मैम। I think the screen is visible to all of you. यस मैम। Okay. ठीक है, अच्छा। और जो हम लोग नेफ्रॉन पढ़ रहे थे, जिसमें पढ़ रहे थे वस्कुलर पार्ट है और ट्यूब्यूलर पार्ट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, रेनल कॉर्पस्कल होता है और रेनल ट्यूब्यूल्स होती है। ट्यूब्यूल तो ट्यूबुलर पार्ट हो गया। कॉर्पस्कल में क्या आता है, देखो वस्कुलर पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली ग्लोमेरुलस पढ़ा था, है ना। और कॉर्पस्कल में क्या आता है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये जो रेनल कैप्सूल होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस से मिलके बने होते हैं, जिसमें 20 से 40 लूप ऑफ कैपिलरीज होती है बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियल। जो आपको गुच्छा दिखता है ना, उसमें 20 से 40 लूप होते हैं, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल विच इज ब्लाइंड एंड ऑफ पीसीटी, पीसीटी का एंड है वो, वहीं से तो पीसीटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड ऑफ proximal proximal tubule, intermediate tubule that is loop of Henle, distal tubule that is distal convoluted tubule, connecting tubule and collecting duct, जो कि Henle's loop को, that is tubule, उसको collecting duct से कलेक्ट कर रही है, कनेक्ट कर रही है। Now you can see over here glomerular कॉर्पस्कल, ये सारा यहाँ से पीसीटी स्टार्ट हुआ, वो ग्लोमेरुलस है, कैप्सूल है, डीसीटी ये रहा, नेफ्रॉन का लूप ये रहा, वेसल्स है ये ब्लड वेसल्स, पेपिलरी डक्ट, रेनल पेपिलाई यहाँ पे आएगी, फिर पेल्विस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे बना हुआ है। और ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है और ये मेड्यूला वाला, देख रहे हो तुम, कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर जो है हेनलीज लूप सारा मेड्यूला वाले पार्ट में ही है, पीसीटी और डीसीटी है कॉर्टेक्स में, और हेनलीज लूप का कुछ पार्ट है कॉर्टेक्स में, बाकी सारा मेड्यूला में। देख पा रहे हो ना सभी स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे करके काफी सारे बने हुए होते हैं। और ये देखो मेडुलरी, ये जो मेडुला है, एक तरीके से देखा जाए इसकी स्ट्रिप स्ट्रिप दिखती है, जो पिरामिड्स नहीं थे उसमें से लंबा लंबा दिखता है, तो ये लंबे लंबे ही है ना, तो ये ही दिखते हैं उन पिरामिड्स में ऐसे लंबे लंबे। ये देखो एक सेक्शन को काटा हुआ है, सी कॉर्टिकल नेफ्रॉन,
जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो मेडुला के पास है जक्स्टा मेडुलरी, और जो कॉर्टिकल के पास है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ठीक है, इतना क्लियर है जितना मैंने अभी तक बताया आप लोगों को? यस, रिप्लाई मी, जितना अभी तक बताया आप लोग को सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सृष्टि आर Yes, ma'am. ओके बेटा। Then type of nephrons: superficial cortical and juncta medullary. सुपरफिशियल कॉर्टिकल्स, जो कॉर्टिकल्स के अंदर होते हैं, जो मैंने अभी आप लोग को ऊपर डायग्राम में भी दिखाया, जो कॉर्टिकल्स के अंदर होते हैं, दैट इज 85 to 90%. Superficial cortical are 85 to 90% and juxtamedullary are 10 to 15%. Okay. Glomerulus in the outer 2/3 of the cortex. इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, वो कहाँ होते हैं? बाहर की तरफ कॉर्टेक्स के 2/3 पार्ट को कवर करके रखते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर, कॉर्टेक्स के 2/3 पार्ट को कवर करके रखते हैं, और यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी में 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स कवर रहता है। जक्स्टा मेडुलरी आप इधर देख सकते हैं साइड में, इसमें मेडुला में ज्यादा है और कॉर्टेक्स में कम है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। और लूप ऑफ हेनले जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर ही बनता है ज्यादातर। और यहाँ पर क्या होता है, लूप ऑफ हेनले इज फॉर्म्ड ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग एंड थिक असेंडिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग एंड थिक असेंडिंग जो है वो मेडुला में होता है, और यहाँ पे कॉर्टेक्स में क्या होता है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग दोनों कॉर्टेक्स में होते हैं। लूप ऑफ हेनली में के बैंड सुपरफिशियल में क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनली आप देख सकते हैं, छोटा सा ही लूप ऑफ हेनली है ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है, जो जंक्शन है कॉर्टेक्स और मेड्यूला का, जो कनेक्शन पार्ट है, समझ रहे? कॉर्टेक्स ऊपर इज कॉर्टेक्स और नीचे वाला इज मेड्यूला। ठीक है, तो मेडुलरी, कॉर्टेक्स मेडुलरी जंक्शन के पास होता है। और यहाँ पे लूप ऑफ हेनली जो है मे के बैंड एट द टिप ऑफ इनर मेडुला के टिप पे होता है। ठीक है, और इज एंड लो कैपेसिटी टू रीअबॉर्ड एंड वाटर, इस तरह कॉर्टिकल अपना छोटा साइज है, और दैट इज जक्स्टा कितना लूप ऑफ हेनली है ना। तो ये जो छोटे वाला है, इसमें जो है लो एब्जॉर्बिंग सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या होता है, लार्ज इन साइज टू सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? Yes, ma'am. तो हमने अभी पढ़ा सुपरफिशियल कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नाउ जक्स्टा Yes, ma'am. ग्लोमेरुलस अपरेटस। ठीक है, अभी तो हमने नेफ्रॉन पढ़े थे, सुपरफिशियल कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, दीज आर द नेफ्रॉन्स। ठीक है, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। अब हम पढ़ रहे हैं जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में ही बताया था। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड ऑफ मैक्यूला डेंसा सेल्स
juxtaglomerulus granular cells, extraglomerular mesangial cells. ठीक है, juxtaglomerular apparatus. It is a system formed of modified, बताइए क्या लिखा है? बताइए। इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना है? बताइए बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस और नो में Yes. रिप्लाई करिए, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? फिर आप Yes, लोग ma'am. बता क्यों नहीं रहे देख के? Juxtaglomerulus apparatus क्या है? It is a system formed of modified macular densa cells, juxtaglomerular granular cells and extraglomerular mesangial cells. Mesangial cells. कल आप लोगों को बताया था मैंने mesangial cells कहाँ होते हैं? ये रहे देखो, दिख रहे हैं? म्यूकोसा ma'am. डेंसा दिख रहे हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक्स्ट्राग्लोमेरुलर, जक्स्टाग्लोमेरुलर ग्रेनुअल, ये सारे सेलों से मिलके जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस बना होता है। तो मैक्यूला डेंसा जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो मैक्यूला डेंसा सेल्स जो होते हैं, दे आर मॉडिफाइड ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स। अब ये होते क्या है? ये होते हैं मॉडिफाइड ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स, ठीक है, और प्रेजेंट होते हैं ट्रांजिशनल जोन बिटवीन थिक ascending Henle's loop and DCT. Ascending Henle's loop and DCT के बीच में प्रेजेंट होते हैं ये म्यूकोसा डेंसा सेल्स। मैम ALH का मतलब ascending Henle's of loop होगा? या लूप ऑफ हेनली बोलो, हेनलीज लूप बोलो, कुछ भी बोलो, Okay, ma'am. ठीक है। Okay. तो म्यूकोसा डेंसा सेल्स कहाँ होते हैं? जो असेंडिंग हेनलीज लूप होता है और डीसीटी के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन होता है। इनका क्या काम होता है? सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को इन अ ट्यूबुलर फील्ड जो है मेंटेन करना। जो ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है उसमें जो सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करना, मॉनिटर करना, ठीक है। फिर जिन जिन चीजों से मिलके बना होता है उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बाकियों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेपरेटस जो डीसीटी और हेनलीज लूप जो असेंडिंग है उसके ट्रांजिशनल जोन में प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड को मॉनिटर करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैक्यूलर डेंसा सेल्स। ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड ट्यूब्यूलर एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ये भी एपिथेलियम सेल्स होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ट्रांजिशन जोन बिटवीन थिक असेंडिंग हेनलीज लूप एंड डीसीटी। अच्छा, ये तो सॉरी, म्यूको जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस बना होता है म्यूकोला डेंसा सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलस ग्रैनुलर सेल, एक्स्ट्राग्लोमेरुलस मेसेंजरल सेल। तो अभी हमने मैक्यूला डेंसा सेल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलस ग्रैनुलर के बारे में। ये प्रेजेंट होता है इन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है।
एफरेंट आर्ट्रियोल की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ये इपिथेलॉइड अपीयरेंस के होते हैं, और ये बनाते हैं, स्टोर करते हैं और सिक्रीट करते हैं रेनिन को। और उनका पहले वाले का क्या काम था, सोडियम और क्लोराइड को मेंटेन करना। इनका क्या काम है, रेनिन को बनाना और उसे मेंटेन करना। ठीक है, इनके अंदर B1 एंटीजेनिक रिसेप्टर भी होते हैं जो बेरो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। फिर है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इट इज द continuation ऑफ intraglomerular messenger cells. It is a direct contact with mucosa densa and juxtamorular granule cells. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैंने बताया रेनिन क्रिएट करता है कौन, जक्स्टाग्लोमेरुलर ग्रैनुलर सेल से रेनिन बनता है ना, और ये तो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल तो इन दोनों के बीच का होता है। अब रेनिन स्टिमुलस कौन देता है कि रेनिन रिलीज करो, कौन बोलता है कि रेनिन रिलीज करो? सिंपैथेटिक स्टिमुलस मिलता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, रेनल इस्कीमिया की वजह से, या सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन अगर ट्यूबुलर फ्लूइड में कम हो जाएगी तो वो स्टिमुलस मिलेगा कि भाई रेनिन सिक्रीट करो। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो ये तो था स्टिमुलस फॉर रेनिन रिलीज। अब क्या मैकेनिज्म होता है? तो बेसिकली किससे स्टिमुलेट होता है, सोडियम या क्लोराइड की कमी होने की वजह से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लीवर के अंदर एंजियोटेंसिन बनता है जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, एंजियोटेंसिन होता है लीवर के अंदर जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कराता है, और वो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करा रहा है, रेनिन। इसलिए रेनिन चाहिए होता है जब सोडियम क्लोराइड की कमी आ जाती है तो रेनिन चाहिए होता है। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को बना देगा। अब 1 से 2 बना, 2 जो है एड्रिनल ग्लैंड पे काम किया, उसको बोला एल्डोस्टेरोन बनाओ, एल्डोस्टेरोन बनाओ और वाटर की रिटेंशन रखो जिससे सोडियम क्लोराइड में बैलेंस हो जाए। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अब कुछ इनहिबिटर होते हैं रेनिन रिलीज के लिए, एल्डोस्टेरोन, ANH, हाइपरनेट्रिया। ठीक है, क्लियर है सबको? Ma'am. ठीक है, अब फंक्शन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का क्या फंक्शन है, एक तो वाटर रिटेंशन कराना, सॉल्ट और वाटर, सोडियम क्लोराइड और वाटर का। दूसरा क्या फंक्शन होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन। ये क्या करता है, जो आर्ट्रियोलर होता है उसे कंस्ट्रिक्ट करता है, इंक्रीज करता है आफ्टर लोड। मतलब कोई भी चीज सिकुड़ेगी, अगर पाइप है, पाइप को अगर हम दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है ना, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। इसमें कौन सी वेसल की बात चल रही है, आर्ट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज द वीनस रिटर्न। ठीक है, जी मैम। क्लियर है? आर्ट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है।
ठीक है, जिसकी वजह से वेनस के ऊपर लोड बढ़ जाता है और आर्टरीज के ऊपर लोड बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? यस, समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, नाउ फार्माकोलॉजिकल इनहिबिटर ऑफ दिस सिस्टम, रास बोलेंगे इसे। क्यों? क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर उनको 2 में सिस्टम, तो इसे रास सिस्टम बोलते हैं। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, रेनिन एंजाइम, उसके इनहिबिटर, डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर डिक्रीज एल्डोस्टेरोन रिलीज, क्योंकि आप आगे देख सकते हैं इसका क्या काम है, ये अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन को बनवा रहा है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल इनहिबिटर क्या कर रहे हैं? एल्डोस्टेरोन को बनने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? मैम फॉर्मेशन ऑफ ऑल में क्या है? क्या? इसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑल। एंजियोटेंसिन से मतलब है इसका। ओके मैम। ए सेकंड मतलब एंजियोटेंसिन 2, ऑल नहीं है वो, एंजियोटेंसिन 2 है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर रुक जाएंगे तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा, वो ब्लॉक हो गया तो एल्डोस्टेरोन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, यस मैम, इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ना? हाँ, वो एंजियोटेंसिन 2 लिखा हुआ है, देखो, देख रहे हो ना यहाँ पे? यस मैम। एंड रेनिन इज मेड बाय किडनी। यस मैम, यूनिट ऑफ किडनी। है ना? क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। समझ में आ गई सारी चीजें? तो ये सारा एक्सप्लेनेशन था किसके बारे में बेटा? नेफ्रॉन के बारे में, है ना? नेफ्रॉन के अंदर दो तरीके के होते हैं, ठीक है, कॉर्पस्कल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो एक एक पार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे। अभी तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, फंक्शन नहीं पढ़ा, तो फंक्शन के लिए यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है। तो मैं आज आपको ओवरव्यू दूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है? यस मैम। मैम ये वाली पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल बेटा आपको पीपीटी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन के बेसिकली 3 स्टेप होते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो क्या होता है? जब वो ग्लोमेरुलस के अंदर होती है ब्लड, तो वो सारा फिल्टर कर लेते हैं, बताया था ना आपको अभी। ठीक है, और कहा जाता है? बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमन के अंदर जाता है। उसके बाद वो आगे पीसीटी में पहुंचेगा, पीसीटी के अंदर जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, उनसे एक्सचेंज होगा मटेरियल, फिर हेनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ये है ना सबको? यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है, एफरेंट इफ्लोन जो जा रही है,
वो जब ग्लोमेरुलस के अंदर रह रही है टफ टफ कैपिलरीज, उनसे फिल्ट्रेट निकल के ज्यादातर, और वो 90% मतलब ब्लड के अंदर से बहुत सारी चीजें निकल कर वोमन्स कैप्सूल के ल्यूमन में आ जाती है, फिर वो पीसीटी में जाती है। उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, मैंने बताया था ना अभी कि पीसीटी डीसीटी हैनलीज लूप में होता है ना, तो उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है आगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेफ्रॉन्स होती है, जितनी भी नेफ्रॉन होती है वो ओरिजिनेट होती है कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, नेफ्रॉन जितने भी स्टार्ट होते हैं ओरिजिनेट होते हैं कॉर्टेक्स में, फिर वो मेडुला में जाते हैं। तो ग्लोमेरुलाई ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन लाई इन द आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंड ग्लोमेरुलाई ऑफ जस्टा मेडुलरी लाई इन इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। भाई कॉर्टेक्स में तो कॉर्टेक्स के अंदर ही होगा ना, तो जो उसका स्टार्टिंग पार्ट है ग्लोमेरुलस वो उसके आउटर लेयर की तरफ होगा, और मेडुलरी कहाँ होगा, मेडुला की तरफ जाने वाला होगा ना, तो वो इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर होता है। तो किडनी कैन नॉट रीजनरेट न्यू नेफ्रॉन्स। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किडनी के अंदर कोई भी नए नेफ्रॉन रीजनरेट नहीं हो सकते। एजिंग कॉज अ ग्रेजुअली डिक्रीज इन नेफ्रॉन नंबर। ठीक है, एजिंग की वजह से नेफ्रॉन नंबर जो होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? यस और नो? नो मैम। नो मैम। अभी मैंने स्क्रीन शेयर करी थी, अपने आप बंद हो गई क्या? यस मैम। तो बता दिया करो ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो अभी मैंने आप लोगों को यूरिन फॉर्मेशन का बेसिक बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, और जितने भी नेफ्रॉन होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं आपके कॉर्टेक्स के अंदर। आउटर कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल वाले होते हैं, और जक्स्टा मेडुलरी वाले जो होते हैं वो किस में होते हैं, सॉरी, जो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो इनर कॉर्टेक्स में होते हैं, क्योंकि उसके बाद मेडुला आ जाएगा। ठीक है, किडनी में नए नेफ्रॉन नहीं बनते हैं, और जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते रहते हैं, टाइम बढ़ता रहता है, नेफ्रॉन का नंबर कम होता रहता है। क्लियर है सबको? यस तो नो बेटा? क्लियर है, यस और नो? यस मैम। आज हमने नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि है क्या क्या। अब जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसका फंक्शन पता चलेगा। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का बेसिक आइडिया दिया है कि उसके 3 स्टेप्स होते हैं। अब बेटा हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, हार्मोन्स है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, एसिड है, बेस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्ट के अंदर एक्सचेंज होगी और यूरिन बन रहा है, वो हम यूरिन फॉर्मेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके? यस मैम। यस, जी मैम। वेदर की वजह से ना नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है ये। यस मैम। ओके बेटा, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा
क्या, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। और फिर उनके जो फंक्शंस है वो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर आएंगे, क्योंकि यूरिन फॉर्म होता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़े और नेफ्रॉन के बारे में हमने पढ़ा। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am.